गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर की छोटी सी चीज़ रह गई थी। वो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, तो मुझे थ्योरम कंप्लीट तो की मैंने, बाद में एहसास हुआ कि ये चीज़ बता देनी चाहिए। डरबॉट्स थ्योरम हमने पढ़ी थी और हमने UFP के लिए प्रूफ किया था, LFP के लिए कहा था। सिमिलरली आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा पॉजिटिव सच दैट UFP लेस देन A to B FHTH प्लस एप्सिलॉन। यही किया था किस पार्टीशन के लिए? नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा, ये कहा था। ये अब सम, तो आप ये इन्फीमम था अपर सम का। अगर इन्फीमम में अगर आप एक एप्सिलॉन भी जोड़ दें तो आपको एक पार्टीशन मिलेगा डेल्टा से कम जिसका नॉर्म होगा और ऐसा होगा, और कम से कम 8 मिलेगा। और वैसे हमने लिखाया था भी, समझाया भी था कि ऐसे इनफाइनाइट पार्टीशन आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर एक चीज देखिए, अब आप इसको UFP माइनस AB बार FHTH लेस देन एप्सिलॉन, और नॉर्मली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। और इससे नीचे जाएंगे तो माइनस एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, जो ये क्वांटिटी है माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच है, तो आपने ये पढ़ा होगा, अगर x माइनस A एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच है, तो आप x माइनस A मॉड लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो फिर यहां पर UFP माइनस AB बार FHTH, आपके पास ये क्वांटिटी मॉड लेस देन एप्सिलॉन लिखा जा सकता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। कोई कितना ही छोटा लेते जाइए एप्सिलॉन, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस उससे छोटा ही होगा। अगर ये हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए सही है, तो इसका मतलब है इन दोनों की वैल्यू एक स्टेप ऐसा है जहां बराबरी हो रही है। और वो कौन सा स्टेप होता होगा? UFP लिमिट नॉर्म ऑफ P टेंड्स टू 0 जब होता होगा, तो AB FHTH, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, ये आपके पास AB एक इंटरवल है, आप इससे पार्टीशन करते जाइए। तो आप ये बात समझिए कि जितने ज़्यादा पार्टीशन करेंगे नॉर्म उतना छोटा होता जाएगा। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्म 0 को जा रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टीशन कहाँ को जाएंगे? इन्फिनिटी। नंबर ऑफ पार्टीशन, जितने ज़्यादा पार्टीशन होंगे नॉर्म उतना छोटा होगा। ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हैं। नॉर्म 0 की तरफ कब जाएगा? जब नंबर ऑफ पार्टीशंस इनफाइनाइट होंगे। सब इंटरवल्स की संख्या सोचिए, और सब इंटरवल्स की संख्या इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो नॉर्म कहाँ को जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। उस समय आप ये जानते हैं जो UFP था वो डिक्रीजिंग फंक्शन था, लेकिन बाउंडेड था। तो वो कम होते होते जब ऐसा होगा, तो उस समय ये उसकी इन्फीमम वैल्यू है ना ये, तो ये कब आएगा? आप ऐसे भी लिख सकते हैं फिर UFP लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इक्वल टू AB बार FHTH। जो ये फॉर्म में लिखा रहा हूं ये ज़्यादा यूजफुल है आपको। हम लोग इन्फीमम ले रहे हैं अभी तक,
अपर सम रहा और तब उसको इसके बराबर लिख रहे हैं। देखिए फंक्शंस जो आते हैं यूएफपी, हमेशा इन्फिमम निकालना प्रैक्टिकली बड़ा डिफिकल्ट काम है। अभी तक आसान आसान थ्योरम चल रही थी या कुछ क्वेश्चंस पीछे जो कराए थे वो भी आसान थे, 1+1/n टाइप के। लेकिन आप ये खुद जानते होंगे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना इतना आसान काम नहीं होता, वो अपने आप में नई प्रॉब्लम है। तो फिर ज़्यादा आसान तरीका क्या होना चाहिए? ज़्यादा आसान लिमिट लगाना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट सॉल्व करना रिलेटिवली आसान काम है और ये भी आपको वही कंक्लूजन दे रहा है। देखिए तो क्यों? क्योंकि जब आप n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो पार्टीशन 0 की तरफ जाएगा, तो जो चीज़ आपने पढ़ी थी वही आप इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर आप ऐसे ही एक और लिमिट लिख सकते हैं। सिमिलरली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी LFP भी आप कर लेंगे a बार b fx dx। तो यहाँ भी लिमिट पे ही कर लीजिए, ये सुप्रीमम है, लोअर सम बढ़ते जाएगा और जब इनफाइनाइट पार्टीशन आप कर चुके होंगे बढ़ते जाएगा, लेकिन ये भी अपर बाउंडेड था तो 8 जगह पे कन्वर्स करेगा। अगर कोई सीक्वेंस लगातार बढ़ रहा है और अपर बाउंडेड है तो 8 आप भी समझ रहे हैं 8 दौर से आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो किसी पॉइंट पे ना कन्वर्स कर रहा होगा कहीं ना कहीं, और लगातार बढ़ रहा है तो ये वैसी स्थिति है। तो हमारे लिए अब ना प्रैक्टिकली ज़्यादा आसान है, हम यूएफपी और एलएफपी निकाल लेंगे, ये कैलकुलेट करना इजी है और दोनों में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो वो रीमान इंटीग्रेबल है और नहीं आते तो नहीं है। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा लॉजिक था लेकिन काफ़ी यूजफुल लॉजिक है। देखिए अब नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, अ बाउंडेड फंक्शन f इज इंटीग्रेबल, मतलब रीमान इंटीग्रेबल on closed interval AB if and only if for every positive epsilon there exists a particular P from the family of all partitions of closed interval AB such that this inequality holds। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो ये गारंटी दे रहा है कि आपको एक कम से कम पार्टीशन ऐसा मिलेगा जहां यूएफपी और एलएफपी का डिफरेंस एप्सिलॉन से, किसी भी एप्सिलॉन से कम हो जाए। और अगर ऐसा हो रहा है कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको हमेशा एक पार्टीशन मिल जा रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। मतलब ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है इंटीग्रेबिलिटी की। रीमान इंटीग्रेबल है तो आपको हर एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये जरूरी है, ये नेसेसरी है। और अगर हर एप्सिलॉन के लिए आपको हमेशा पार्टीशन मिलता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये पर्याप्त है, सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो नेसेसरी सफिशिएंट हम ये यूज़ कर रहे हैं। हम इसी को बेस मानते हुए आगे कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस की रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे। उसके बाद चलिए इसे देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो इफ पार्ट का मतलब नेसेसरी कंडीशन, आप नेसेसरी भी लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं लेट f बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब f इंटीग्रेबल है, हमने मान लिया। तो इसका मतलब होता है a से b तक a बार f a b लोअर f और a to b f, ये तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। आप चाहें तो fx dx भी लिख सकते हैं। नॉर्मली f हम इसलिए लिखते हैं कि वेरिएबल कोई भी हो, x हो, y हो, t हो, थीटा हो, क्या फर्क पड़ना है, तो हम वेरिएबल पे ध्यान नहीं देते। फंक्शन है ये पर्याप्त है। अब हम पहले हमेशा क्या तय कर ले? एप्सिलॉन पॉजिटिव कोई तय कर लिया हमने, आर्बिट्ररी है लेकिन जो हो गया फिर वो फिक्स रहेगा इस पूरे उसके लिए। अब हमें वो कंडीशन लानी है। सिंस
ए टू बी बार एफ, ये होता क्या है? आप सोचिए, या कोई भी वेरिएबल अगर आप चाहें तो लगा लें। ये क्या था? ये याद होगा आपको, इन्फीमम ऑफ यू एफ पी ओवर ऑल पार्टीशंस। इनके ऊपर जो सबसे कम होगा, तो सारे पार्टीशंस के ऊपर यूएफपी निकाल लीजिए, जो सबसे कम होगा इन्फीमम वो ये था। क्लियर है? अगर मैं इसमें ये एप्सिलॉन जोड़ दूं, क्योंकि तो आर्बिट्ररी है, तो ये एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई 2, तो डरबॉट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि यहाँ कम से कम 8 पार्टीशन ऐसा मिल जाएगा जो इस क्वांटिटी से फिर छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट a partition P1 belongs to family of all partition of AB such that U F comma P1 that will be less than A B bar Fx Tx plus epsilon by 2। तो डरबॉट्स थ्योरम अगर आपने अच्छी तरह समझी है तो कोई भी एप्सिलॉन हरिए 8 उससे नीचे आ जाएगा, आपके पास 8 पार्टीशन जरूर मिलेगा। ऐसा एक क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। अच्छा, इसे भी क्यों करें, हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? आप जरा क्वेश्चन 1 देखिए। ये आप तो रिमान इंटीग्रेबल माना है आपने, तो दोनों बराबर हैं, तो यही लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो यू एफ पी वन लेस देन ए टू बी एफ एच टी एच प्लस एप्सिलॉन बाई 2, हम इसे सेकंड मान लेते हैं। ऐसे ही दोबारा समझते हैं लोअर सम के लिए। अगेन बार बी एफ एच टी एच, ये क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी ओवर ऑल पार्टीशंस ये सुप्रीमम है, इसमें से अगर कुछ भी कम कर दें, बी एफ एच टी एच, मान लीजिए उतना ही कम कर रहे हैं जितना हम उसमें जोड़ रहे हैं सिमेट्री बनाने के लिए, तो आपके पास एक पार्टीशन हो जाएगा। हमने ये लिख लेना चाहिए था, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P2 लिख लेते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P2 सच दैट, पार्टीशन सारे उसी पार्टीशन की फैमिली से ही हैं, तो नहीं भी लिखेंगे तो समझ में आ रहा होगा। दिस, इससे बड़ा क्या हो जा रहा होगा? एल एफ कोई P2, इससे बड़ा आ रहा होगा। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, अच्छा आप यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं? ए टू बी ऑर्डिनरी वे में, क्योंकि इक्वेशन 1 है आपके पास, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एल एफ पी 2। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगर मैं एक P1 और P2 का रिफाइनमेंट ले लूँ, लेट P इक्वल टू P1 यूनियन P2 with refinement of P1 and P2, तो रिफाइनमेंट जो होता है उसमें अपर तो और कम हो जाएगा, तो ये इनइक्वलिटी मेंटेन रहेगी, और लोअर और बढ़ जाएगा तो ये इनइक्वलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो मैं दोनों के लिए लिखता हूँ, सो यू एफ पी that will be less than equal to UFP1 which is less than A to B FHTH plus epsilon by 2, ऐसा है।
और तो आपके पास ये हो गया, मैं इसे और सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। तो अब आपके पास यू एफ पी लेस देन हो गया ए टू बी एफ एच टी एच प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इक्वेशन 4। ऐसे ही इससे बड़ा पार्टीशन अगर रिफाइनमेंट है तो लोअर सम बढ़ता जाएगा, तो इससे बड़ा तो आपके पास हो जाएगा ए टू बी एफ एच टी एच माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एल एफ पी 2 एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू एल एफ पी। तो मैं एल एफ पी को पहले लिख देता हूँ। तो आपके पास हो जाएगा दिस एम्प्लाइज एल एफ पी इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ एच टी एच माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एल एफ पी लेस देन माइनस टाइम्स ए टू बी एफ एच टी एच प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इक्वेशन नंबर 5। अब आप अगर 4 और 5 को ऐड कर दें, 4 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा सोचिए। तो लेफ्ट साइड में इनइक्वलिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, दोनों को ऐड करिए। यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन, यहाँ राइट साइड में इंटीग्रल साइन कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन। यही था नेसेसरी कंडीशन। क्या कहा गया है ध्यान से समझिए। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको हमेशा एक पार्टीशन मिलेगा। देखिए एग्जिस्टेंस थ्योरम है, पार्टीशन एग्जिस्ट करता है ये दिखाया जा रहा है। आप लोग एनालिसिस में ध्यान से समझिए, सबसे ज़्यादा थ्योरम्स एनालिसिस में जो वैरायटी है वो एग्जिस्टेंस थ्योरम की है। प्लस हर जगह ये एग्जिस्ट करेगा, कुछ भी प्रूफ करना हो तो एग्जिस्टेंस अपने आप में कि ऐसा होगा पक्का, ये एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आप इस फील्ड में करियर भी बनाते हैं तो आपने पूरी जिंदगी मैक्सिमम जो थ्योरम प्रूफ करनी है वो एग्जिस्टेंस थ्योरम है। एग्जिस्टेंस थ्योरम प्रूफ करना हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो ध्यान से समझिए कि थ्योरम पूरा पढ़ने के बाद भी कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि इसमें प्रूफ क्या करना है। यह हम याद करते हैं, यहाँ प्रूफ करना है कि पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा ऐसा जिस पार्टीशन के लिए यूएफपी और एलएफपी का डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से कम होगा। आप एप्सिलॉन बताइए, अब वो चैलेंज है, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम रिस्पॉन्स देंगे कि ऐसा होगा। उम्मीद है आप बात पकड़ पा रहे होंगे। कोई भी एप्सिलॉन आप तय करिए, मतलब मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड ने बताया कि एप्सिलॉन हमने इतना ले लिया 10 टू द पावर माइनस 100, 10 टू द पावर माइनस 10 मिलियन, कुछ भी बहुत ही छोटा नंबर। हम एक पार्टीशन बताएंगे आपको कि ऐसा पार्टीशन जरूर होगा एक जहां ऐसा होगा। बेसिकली एक पार्टीशन नहीं होगा, क्योंकि जो पार्टीशन ऐसा देगा उस पार्टीशन का अगर आप मैं रिफाइनमेंट करूं तो वो भी तो देगा, फिर ये तो और क्लोज ले आएगा, और जो नया आया फिर उसका रिफाइनमेंट एंड सो ऑन। सोचिए तो इसका मतलब हमारे पास पूरे पार्टीशन 8 मिल जाए ऐसा, तो उससे आगे उसके जितने पॉसिबल रिफाइनमेंट है वो भी तो ऐसा देंगे। तो बेसिकली इनफाइनाइट पार्टीशन मिलेंगे हर बार जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी एग्जाम तो ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी इंटरव्यू में पूछा कि इस थ्योरम में मेन फोकस किस पे करना है तो पार्टीशन की एग्जिस्टेंस पे, ऐसा मिलेगा ये आप गारंटी दे रहे हैं। उम्मीद है आपको नेसेसरी पार्ट समझ में आया होगा। अब हम सफिशिएंट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए अब सफिशिएंट पार्ट या ओनली पार्ट। लेट एप्सिलॉन बी गिवन। तो पूरे एनालिसिस में एप्सिलॉन हमेशा एक चैलेंज आपके सामने देता है कि भाई एप्सिलॉन इतना है, अब आप बताओ। तो हम ये कह रहे हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक पार्टीशन मिल रहा है। लेट P belongs to family of all partitions of AB such that UFP minus LFP लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा हो रहा है मान लेते हैं,
क्लियर है? अब इक्वेशन नंबर कोई भी, चलिए कैपिटल ए कर लेते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्लेम क्या है इस बार, इतना अगर हो रहा है, हर एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन मिल रहा है जो ऐसा कर रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि दैट फंक्शन बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। जितने भी हैं दुनिया में इस इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेबल, उसी में एक एफ बी है, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए हमें ए टू बी इंटीग्रल बार और अपर और लोअर जो हैं वो बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंस वी नो दैट, अगर आपने नोट्स प्रॉपरली बनाए हैं तो जो मेरे पहले लेक्चर में था, हम क्या लिख सकते हैं, एल एफ पी लेस देन इक्वल टू ए बार एफ एच टी एक्स, उससे बड़ा ए टू बी बार एफ एच टी एक्स, और सबसे बड़ा यू एफ पी। देखिए ये जो है अपर सम वो कम होते हुए जाएगा, और तो उसका जो इन्फीमम है वो ये है, ये बढ़ रहा है, इसका सुप्रीमम ये है। आपको दिखाना है बराबरी होनी जरूरी है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये दोनों बराबर होंगे पक्का, एक पार्टीशन मिलेगा जो बराबरी दिखा देगा आपको, ये हमें समझ में आ रहा है। तो इसे रटने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो एल एफ पी है इसका सुप्रीमम है, तो भाई आपका जो सुप्रीमम है, किसी परीक्षा में आपने कक्षा 10 की पेपर दिए, आपका कोई किसी न किसी सब्जेक्ट में सुप्रीमम स्कोर रहा होगा मैक्सिमम, तो बाकी सब्जेक्ट में तो उससे कम ही रहा होगा ना फिर, या बराबर रहा होगा। तो इसका ये सुप्रीमम है, मैक्सिमम है, तो फिर ये चीज़ हमेशा अपने मैक्सिमम के बराबर या उससे कम होगी। इधर इसका ये इन्फीमम है, ये सबसे कम स्कोर है, तो फिर इन जनरल ये चीज़ उससे ज़्यादा ही रहेगी। और इन दोनों में रिलेशनशिप भी हमने पढ़ी थी कि लोअर वाला हमेशा अपर के बराबर या उससे कम रहेगा। तो ये रटने जैसा कुछ है ही नहीं, आप इतना भी समझते हैं, आप इतना भी समझते हैं और फिर ये भी समझ रहे हैं आप, तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है। तो ठीक हो गया। अब आप ही बताइए, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए आपके हिसाब से सोचिए। बीच वालों का डिफरेंस और किनारे वालों का डिफरेंस लूं तो क्या होना चाहिए। दिस इंप्लाइज ए बी बार एफ एच टी एच माइनस बार बी एफ एच टी एच से बड़ा यू एफ पी माइनस एल एफ पी होना चाहिए या नहीं, आप बताइए। मेरे ख्याल से कॉमन सेंस भी कहता होगा कि हाँ ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये तो लग ही रहा है हमें, और ये आप कह रहे हैं कि लेस देन एप्सिलॉन है। तो अब आपने प्रूफ क्या कर दिया, दिस इंप्लाइज ए टू बी बार एफ एच टी एच माइनस ए बार बी एफ एच टी एच लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन इट इज हैपनिंग। हर एप्सिलॉन से कम हो रहा है, बट एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, जितना ही छोटा ले लो, और आप कह रहे हैं ऐसा होगा, तो फिर ये दोनों बराबर होंगे या नहीं, आप ही सोचिए। जब हर एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव कितना ही है, तो आप क्या लिख देंगे, दिस एम्प्लाइज ए बार एफ एच टी एच इक्वल टू ए बार बी एफ एच डी एच। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस। मैं यहां पर एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इक्वलिटी ऑफ टू रियल नंबर्स। ए बी बिलोंग्स, ये रियल नंबर हैं तो मैं ऐसा लिखता हूं, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ a माइनस बी मॉड लेस देन एप्सिलॉन
implies A इक्वल टू बी। इक्वलिटी की डेफिनेशन ये है एनालिसिस में। आप कहते हैं ना दो नंबर बराबर हैं, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं पर, तो कभी भी अगर दो नंबर बराबर हैं एनालिसिस में पूछा जाए तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इफ a माइनस बी मॉड लेस देन एप्सिलॉन इट मीन्स a एंड b आर इक्वल। अगर दो रियल नंबर हैं a और b और उनका डिफरेंस किसी भी एप्सिलॉन से छोटा है, कुछ भी ले लो, पॉजिटिव एप्सिलॉन लेना है, तो वो दोनों बराबर होंगे और कोई चांस नहीं है। और उल्टा भी सही है, अगर ये बराबरी की बात करते हैं आप, जो दो रियल नंबर बराबर हैं, इट मीन्स दिस फॉर एवरी एप्सिलॉन a माइनस बी मॉड लेस देन एप्सिलॉन। प्लीज आप इसे याद रखिए, बहुत एलिमेंट्री लॉजिक लगता है, यूजफुल बहुत है। यही तो कर रहे हैं आप। अब आप कहेंगे साहब इसमें तो मॉड दिखाया नहीं, आप तो मॉड कह रहे थे। अरे भाई, जो ऊपर वाली लाइन है उसके हिसाब से देखिए, आपने अभी क्या लिखा हुआ है इससे ऊपर, यहाँ पर ये हमेशा इससे या तो बड़ा है या बराबर है। जब बड़ा है तो पॉजिटिव, ये चीज़ ओवरऑल पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। पॉजिटिव या जीरो में मॉड लगा के कोई फायदा नहीं है। मॉड आपको नेगेटिव क्वांटिटी से बचाता है, नॉन नेगेटिव में तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो जस्टिफाइड था। और ये डेफिनेशन याद रखिए, इक्वलिटी मतलब दिस, कभी भी अगर किसी भी एप्सिलॉन से कोई मॉड लेस देन आ रहा है तो फिर आप उसे जीरो कर दीजिए, अंदर वाले को। जीरो कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। उम्मीद है ये बहुत छोटा लॉजिक है, लेकिन ये चाहे रियल एनालिसिस हो, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, चाहे बाद में फंक्शनल एनालिसिस हो, आपको बहुत मदद करेगा इक्वलिटी समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट उस पे जाते हैं। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जो कल के लेक्चर में होगा उसकी आउटलाइन बना रहे हैं। ये कुछ क्लासेज हैं। क्लास का मतलब समझिए, एक क्लास में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसी क्लास ऑफ फैमिली की बात हो रही है। बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो बाउंडेड फंक्शंस हैं और वो रीमान इंटीग्रेबल कब होंगे। आप एक क्लास, ये चार कैटेगरी हैं, इन्हें तो जरूर समझना है। तो आपको याद रहेगा, अच्छा ये इनमें से कोई इन चार फैमिली में, चार क्लास में से कोई फंक्शन आ जाए, आप बिना देखे कह सकते हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। कैसे होगा? हम एक एक करके चारों के थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। तो आप इसे याद रखिए, ये आपके यूजफुल है। अ बाउंडेड तो आपने स्टेटमेंट में ही लिख दिया है, अ बाउंडेड फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल a b to r is integrable if पहला f is continuous on close interval a b। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल है ही, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दूसरा f इज मोनोटोन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मोनोटोनिक फंक्शंस एक ही सुर में चलते हैं, या तो इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग, या नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग भी, हम इनको थोड़ा एलिबरेट करेंगे। इनकी कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्लियर है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जब मैं ये समझाऊंगा तो एग्जाम्पल के साथ और वो फ्रैक्शनल पार्ट समझाऊंगा कि यह मोनोटोन होने के बावजूद किस तरह से डिसकंटिन्यूअस है लेकिन रीमान इंटीग्रेबल होगा। तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक अगर डिसकंटिन्यूटी भी हम पढ़ रहे हैं तो कहीं एक या दो जगह डिसकंटिन्यूअस है, हम उसी में खुश हो जाते हैं। इन जनरल अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, देखिए फाइनाइट बहुत बड़े नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन किसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन फाइनाइट टाइम्स डिसकंटिन्यूअस हो तब भी कोई बात नहीं, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। f इज फाइनाइट टाइम्स डिसकंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी।
इस इंटरवल में कितनी बार डिसकंटिन्यूअस होगा? फाइनाइट। फाइनाइट कितना भी बड़ा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं। प्लीज ध्यान दीजिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का जो अंतर है थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा जब ये थ्योरम आएगी। फाइनाइट चाहे कितना बड़ा नंबर ले लो, मैंने कहा 10 अरब बार डिसकंटिन्यूअस है, कोई बात नहीं। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, मतलब वो बाउंडेड हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूटीज का जो सेट है वो कैसा हो? डिसकंटिन्यूटीज का मतलब वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उनका जो कलेक्शन है वो कैसा हो? बाउंडेड हो, चलेगा तब भी। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का एक छोटा सा ट्रेलर, पूरी डिटेल तो काउंटेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तब ज़्यादा बेहतर है फाइनाइट इनफाइनाइट का डिस्कशन। अभी हम केवल इतना कि फाइनाइट टाइम डिसकंटिन्यूअस अगर है तो ये पर्याप्त है बताने के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं जो चौथा पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ वो डेफिनेशन आपको मैंने अभी नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन नहीं पढ़ाया था चैप्टर, बाद में शुरू किया था ये जो प्रॉपर। मुझे उम्मीद है बाद में हम इस चैप्टर को एक पूरा मैं पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन डेफिनेशन में यहाँ समझाऊंगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of f on closed interval AB has a finite number of लिमिट पॉइंट्स। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको लिमिट पॉइंट जरूर समझाऊंगा कि लिमिट पॉइंट क्या होते हैं। बेसिकली इतनी ही कैटेगरी ही थ्योरम अब आपकी बची हैं जो आपको समझनी है कि जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट है, उनकी संख्या फाइनाइट है लिमिट पॉइंट्स की। अगर किसी क्लोज इंटरवल में किसी फंक्शन के जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स के जो सेट है उनके लिमिट पॉइंट की संख्या अगर फाइनाइट है तब भी कोई बात नहीं, फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। तो ये चार मोटे तौर पर 4 क्लास हैं, क्लास जरूर याद रखना है ताकि किसी एग्जाम के लिए आप नेशनल लेवल पे आप डायरेक्ट ही समझ सकें कि क्या आपका फंक्शन इन 4 कैटेगरी में आता है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कैसे समझें इन्हें। तो पहली थ्योरम कर रहे हैं हम, अगर किसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बस हो गया, वो इंटीग्रेबल है, फिर तो गारंटेड है। सबसे आसान कैटेगरी है हमारे पास। तो लेट f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने पढ़ा था क्लोज इंटरवल जो होते हैं ये कॉम्पैक्ट सेट है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है ना, कॉम्पैक्ट है। तो कॉम्पैक्ट में या क्लोज्ड इंटरवल में अब जो भी कंटिन्यूअस होने का मतलब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होना। तो आपको याद होगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो हमेशा कंटिन्यूअस है, लेकिन कंटिन्यूअस हमेशा यूनिफॉर्मली हो जरूरी नहीं है। तो कब होता था कंटिन्यूअस होने पे यूनिफॉर्मली? वो यही कंडीशन थी। अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब, तो भाई आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, नॉर्मली जब कंटिन्यूटी की बात करते हो तो जो डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात करते हो तो उस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो डेल्टा होता है वो किन का फंक्शन होता है? एप्सिलॉन का और उस पॉइंट का जिस पर आप बात करते हो कंटिन्यूटी की। तो पॉइंट बदल दें तो भी डेल्टा बदल जाएगा। तो आपको पूरे इंटरवल में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डेल्टा मिल सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम पूरे इंटरवल के लिए एक ही डेल्टा पा सकते हैं? क्या ऐसा डेल्टा हो सकता है कि जो केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, मतलब पॉइंट कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता जब सभी के लिए डेल्टा मिल जाए तो देखिए जब अगर ऊपर वाली कंडीशन है तो ये कंटिन्यूटी है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डेल्टा केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, मतलब पूरे इंटरवल में किसी भी पॉइंट के लिए आपको 80 डेल्टा से काम चल जाए तो
तो फिर ऐसे डेल्टा मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। यूनिफॉर्मनेस क्या है? अरे भाई पॉइंट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हर पॉइंट पे 80 डेल्टा ग्राम चल रहा है, तो आपको लगेगा कुछ तो यूनिफॉर्म है, मतलब कुछ एक जैसा है। उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको रिकॉल हो गई होगी। तो अब मैं लिखता हूं, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट a delta such that fx dash minus fx double dash mod लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। ये हमने जो ट्रिकी काम किया, लेस देन एप्सिलॉन भी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जो आएगा उसे एप्सिलॉन डैश मान लेंगे, क्या दिक्कत है। और नहीं तो किताबों के हिसाब से हम चलते हैं तो हमें कैलकुलेशन में बाद में बी माइनस ए आएगा, वो काटने के लिए हमने ये ले लिया है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। अब जो अब आपने ये लिए हैं एक्स डैश और एक्स डबल डैश, ये जो होंगे फॉर ऑल एक्स डैश एक्स डबल डैश, ये पॉइंट इसी के होंगे और इनकी खासियत ये होगी कि इनके बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा। मतलब आप पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में कोई भी दो पॉइंट लीजिए जिनके बीच का डिफरेंस डेल्टा से कम हो, तो जो उनकी इमेजेस के बीच का डिफरेंस है वो इससे कम आपने ये कर लिया। देखिए ये इतना जो लिखा है ये कंटिन्यूटी है चैप्टर के बेस पे लिखा है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रीमान इंटीग्रेबल। हमारा काम तो आप भी जानते हैं पार्टीशन से शुरू होना है, कुछ भी ले लो पार्टीशन करना शुरू कर दो पहले। तो अब मैं ले लेता हूं पार्टीशन, लेट P वही रटा रटाया A इक्वल टू एक्स नॉट x1 and so on xn equal to b a partition of close interval ab। हमने इसका एक पार्टीशन मान लिया। पार्टीशन माना तो सब इंटरवल मान लेते हैं, लेट आई आर एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर। तो ये किसका सब है? क्लोज इंटरवल ए बी का ही है। अच्छा इस बार तो बहुत ही आसान है, हमें तो कहा गया कि f कंटिन्यूअस है, तो f इसमें भी कंटिन्यूअस होगा, सिंस f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इंप्लाइज f क्लोज इंटरवल पूरे में कंटिन्यूअस है, तो कोई भी सब इंटरवल ले लीजिए ना आप। ये एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर लिया है, f इज कंटिन्यूअस ऑन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, इसमें भी कंटिन्यूअस होगा। अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन तो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को भी अटेन करेगा कहीं ना कहीं। दिस एम्प्लाइज f विल अटेन इट्स मिनिमम और मैक्सिमम लिख सकते हैं आप तो सुप्रीमम को, क्योंकि आप वो उसी को बिलोंग करेगा। जब आप उसको पा नहीं सकते तब सुप्रीमम इन्फीमम लिखते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑन आई आर, तो उस इंटरवल में जब कॉम्पैक्टनेस की ये कंडीशन थी कि बाउंड्स को अपने अटेन करेगा फंक्शन एटलीस्ट वंस, याद होगा आपको, तो फंक्शन अपने मिनिमम मैक्सिमम को कहीं ना कहीं तो गेन करेगा। तो मैं मान लेता हूं लेट एम आर एंड कैपिटल एम आर, हम यही सिंबल लेते हुए आ रहे हैं, बी मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ एफ ऑन आई आर। अगर ऐसा है तो फिर देयर एग्जिस्ट सम सी आर डी आर बिलोंग्स टू आई आर सच दैट f of CR equal to small mr and f of dr equal to capital MR। आप कह रहे हैं कि फंक्शन अपने मिनिमम और मैक्सिमम को गेन करेगा, तो कोई पॉइंट होगा जहां पर मिनिमम के बराबर होगा और कोई पॉइंट होगा जहां मैक्सिमम के बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट होंगे सी आर डी आर, ये किसका कहाँ होंगे? ये आई आर का हिस्सा होंगे।
तो सिंस अब हमने जब पार्टीशन लिया था तो हम पार्टीशन में एक चीज ध्यान रखते हैं ताकि हम आगे को आसान पड़े। हमने डेल्टा पहले यहाँ लिखा हुआ है, उससे पहले पार्टीशन लेने से पहले, तो इसी डेल्टा जो ये भी ले लेते हैं कि नॉर्म ऑफ पी जो होगा वो डेल्टा से कम होगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पार्टीशन तो आप ले रहे हैं लेकिन वो डेल्टा को ध्यान में रखते हुए ले लीजिए ना, यही हमारी पिछली थ्योरम्स में भी था। तो अगर इस पार्टीशन का नॉर्म जो है वो डेल्टा से कम है तो पार्टीशन में जो सबसे बड़ा सब इंटरवल है उसकी लंबाई भी डेल्टा से कम है। अब हमें नहीं पता हमारा जनरल इंटरवल ही सबसे बड़ा है, हो सकता है कोई और इंटरवल इससे भी लंबा हो। तो बहरहाल जो इसकी डिस्टेंस है ये डेल्टा से कम है, ये पक्का हो गया कि सिंस नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा दिस इंप्लाइज एक्स आर माइनस वन लेस देन डेल्टा। अब आपके पास जो इंटरवल है सी आर डी आर उसी का हिस्सा है या नहीं है? आपने लिखा है आई आर के है और उसका नॉर्म डेल्टा से कम है, तो इसी के बीच में सी आर और डी आर भी हैं। आप समझिए ये एक्स आर माइनस वन, ये एक्स आर, और कहीं बीच में सी आर और डी आर, ये कहीं भी हो सकते हैं इधर आगे पीछे। बहरहाल इतना तो श्योर है कि सी आर माइनस डी आर मॉड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आर माइनस वन होगा एंड विच इज लेस देन डेल्टा है। तो आपको ये तय हो गया कि सी आर और डी आर के जो डिफरेंस है वो भी डेल्टा से कम ही होगा। तो भाई जब अगर ऐसा है, आप कह रहे हैं कि जब भी ऐसा हो रहा है तो उस समय इन पॉइंट्स की जो इमेजेस का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से कम है, तो फिर यहां पर भी होगा। सो एफ सी आर माइनस एफ डी आर मॉड लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से कम होना चाहिए ना। तो एफ ऑफ सी आर कितना है देखिए, तो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। तो ठीक है, मैं ऐसा लिख लेता हूं एम आर माइनस एम आर मॉड, कोई भी पहले हो ए माइनस बी या बी माइनस ए, मॉड तो बराबर ही होना है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। आप इसे नॉन नेगेटिव होगा जब आप मैक्सिमम से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करें, तो मॉड भी क्यों लगा रहे हैं, एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कोई है नहीं है तो 1 कर देते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो 2 लाइन का और हो गया। अब हमें इंटीग्रेबिलिटी दिखानी है, तो अगर इंटीग्रेबिलिटी दिखानी है तो सो यू एफ पी माइनस एल एफ पी अगर आप करेंगे तो सिग्मा कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस सिग्मा स्मॉल एम आर डेल्टा आर, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर ओवर सारे समेशन। आप अभी एम आर माइनस एम आर अभी आपने किया था तो उससे बड़ा क्या आ जाएगा, अब इससे बड़ा ले रहे हैं हम, तो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए डेल्टा आर। तो एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए बाहर आ गया, सिग्मा डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या है, जनरल सब इंटरवल की लेंथ, और सभी सब इंटरवल की लेंथ मिला के तो पूरा इंटरवल बी माइनस ए बनेगा। अब इसीलिए लिखा है ताकि बी माइनस ए से कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए, ये कैंसिल। तो भाई आपने क्या दिखा दिया है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, and this is true for every epsilon positive. This implies f belongs to family of Riemann integrable over AP. तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कंटिन्यूअस है तो रीमान इंटीग्रेबल हमेशा होगा, लेकिन रीमान इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस हो। हमने ये बात शुरू से बात रखी है, कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन है। क्या है, ध्यान रखिएगा, रीमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी क्या है,
अगर कंटिन्यूअस है तो ये पर्याप्त है बताने के लिए कि वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कंटिन्यूअस हुए बिना भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो सकता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्लास पे बात करेंगे जो इंटीग्रेबल फैमिली थी।